Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing very important unit of fundamental of nursing, that is unit 7 concept of safety and risk management। तो आज हम ये यूनिट पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो सेफ्टी क्या है कि चूँकि हम हेल्थ रिलेटेड सेफ्टी पढ़ेंगे तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए हमारे पास होम सेफ्टी के लिए क्या करना होगा, उनको क्या टीचिंग देनी होगी, और हॉस्पिटल में उनके सेफ्टी के लिए क्या कुछ करना होगा, और रिस्क हमारे पास कौन कौन से हैं उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना और फिर उन रिस्क को जो है कम करना, पेशेंट्स को जो है उन रिस्क से बचाना और उनको जो है सेफ एंड सिक्योर रखना। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आज के हैं कि डिफाइन सेफ्टी एंड रिस्क, identify factor affecting safety, identify environmental hazards, identify hazards in hospital environment that may be physical and microbial, discuss general preventive measure for patient safety, identify the preventive measure to ensure healthcare worker and patient safety, discuss specific सेफ्टी कंसर्न्स इन हॉस्पिटल। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज के यूनिट में हमने कवर करने हैं। तो डिफिनीशन ऑफ सेफ्टी रिस्क एंड हैज़र्ड्स, हमारे पास सेफ्टी रिस्क और हैज़र्ड ये क्या है, इनके डिफिनीशन पढ़ते हैं तो इससे आप लोगों को इनके दरमियान जो है डिफरेंस का भी पता चल जाएगा। सेफ्टी में बी डिफाइन एज फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरी, इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड विच मस्ट बी मेड। तो सेफ्टी हमारे पास हिफाजत कि आप जो हैं कोई भी शख्स जो है वो फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इंजरी से सेफ़ रहेगा, महफूज रहेगा, और ये बेसिक नीड है एक ह्यूमन का। फिज़िकल इंजरी हमारे पास जो है चोट लगना, इलेक्ट्रिक शॉक, केमिकल वगैरह, आप स्किन वगैरह प्रॉब्लम इंजरी हो गई, या आपको जो है हड्डी वगैरह टूटना, फॉल हो गया, तो ये हमारे पास फिज़िकल इंजरी में आता है। साइकोलॉजिकल में हमारे पास इंजरी में क्या आता है कि आप किसी को टॉर्चर करते हो, किसी को एब्यूज़ करते हो, किसी की हरासमेंट करते हो, जो है किसी को डिप्रेस करते हो, किसी को जो है ब्लैकमेल करते हो, तो ये हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल इंजरी आता है। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इंजरी से सेफ रहना ये उसकी बेसिक और फर्स्ट नीड है। उसके बाद हमारे पास जो है रिस्क, रिस्क इज़ द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ एक्सपोजर टू डेंजर, हार्म और लॉस, कि अगर कोई शख्स कि किसी हार्म, ख़तरा, डेंजर, लॉस वगैरह की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हमारे पास रिस्क कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन जो है उसे फिट्स हो रहे हैं या कोई पर्सन जो है उसे टेटिनस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा रिस्क पे होगा कि ये फॉल हो जाए पेशेंट बेड से। लेकिन हमारे पास अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, डायबिटीज़ वगैरह का है, तो उसका फॉल के चांस रिस्क जो है वो कम होगा। तो रिस्क हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है, चांस है डेंजर या हार्म या लॉस को एक्सपोजर होने का। इसके बाद हैज़ार्ड, हैज़ार्ड इज़ एन एजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म, कोई भी एजेंट जो हमारे पास हार्म, नुकसान पहुंचाए, हमें जो हमें तकलीफ़ पहुंचाए, तो हमारे पास हैज़र्ड कहलाता है। और हैज़र्ड में क्या आता है कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी हो गई जो करंट देता है, केमिकल वगैरह हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, फ्लड्स वगैरह हो गए, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो हैं हैज़र्ड्स हैं जो हम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क, रिस्क कैन बी एक्यूट, इंटरमीडिएट एंड क्रॉनिक। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें कि एक्यूट, इंटरमीडिएट और क्रॉनिक रिस्क में क्या मुराद है। एक्यूट जब भी कोई चीज़ होती है तो वो एमरजेंसी चीज़ होती हैं, वो एब्रप्ट चीज़ होती हैं, वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नुकसान जब होते हैं तो वो हम एक्यूट वहाँ पे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक्यूट लीड्स क्विकली टू अ हेल्थ क्राइसिस लाइक फॉल, इलेक्ट्रिक करंट, रेडिएशन एट्सेट्रा। तो अगर कोई शख्स एक्यूट रिस्क पे है तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो है हेल्थ क्राइसिस एक कम टाइम में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। मीन्स अगर कोई फॉल करता है तो नीचे गिरते ही जो है किसी की हड्डी टूट सकती है, सर लग सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास विद इन सेकेंड, विद इन मिनट जो है इंसान को एक ह्यूज नुकसान पहुंचा देता है। इस तरह रेडिएशन वगैरह जैसे ही आप पे पढ़ते हैं आप में जो है म्यूटेशन खास हो जाती हैं, तो वो रिस्क जो कम टाइम में आपको इफ़ेक्ट करे तो वो हमारे पास एक्यूट रिस्क कहलाता है। इंटरमीडिएट रिस्क काज अ प्रॉब्लम not too fast or not too slow,
लाइक एलिवेटेड लिपिड, ब्लड प्रेशर्स, ओबेसिटी। तो इंटरमीडिएट रिस्क कौन से हैं? इंटरमीडिएट रिस्क हमारे पास वो रिस्क हैं कि जिनका इफेक्ट ना तो ज़्यादा होता है, तेज होता है, और ना इतना स्लो होते हैं, वो नॉर्मली आपको जो है इफेक्ट करेंगे। जी किस तरह कि अगर किसी पर्सन का जो है लिपिड लेवल एलिवेट है, तो लिपिड लेवल एलिवेट है तो लिपिड जो है डायरेक्टली किसी को इफेक्ट नहीं करता, ये आपके वेसल्स को तंग करेगा, आपके हार्ट प्रॉब्लम काज करेगा, उसके बाद जो है आपको इंजरी, उसके बाद आपकी डेथ वगैरह हो सकती है। ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, पहले आपका ब्लड प्रेशर इफेक्ट होगा, उसके बाद आपके जो है ह्यूज आर्गन, जो मेजर आर्गन आपके बॉडी के वाइटल आर्गन, उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर आपकी जो है डेथ होगी। तो ये नुकसान आपको पहुंचाता है, लेकिन एक्यूट से इसका नुकसान के जो है वो कम होता है, वो प्रोबेबिलिटी इसकी कम है। क्रानिक क्या है? क्रानिक हमारे पास बिहेवियरल जितने रिस्क हैं वो क्रानिक रिस्क हैं। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि बिहेवियरल रिस्क जो हमारे पास है वो क्रानिक रिस्क हैं, कि अगर कोई शख्स जो है वो टोबैको यूज़ करता है तो पॉसिबल है कि विद इन 10 to 15 ईयर जो है उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, या कोई शख्स जो है वो अनहेल्थी डाइट लेता है, या कोई जो है फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास ये रिस्क जो है वो क्रानिक रिस्क कहलाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैज़र्ड। अब हम हैज़र्ड खतरे को कहते हैं जो आपको आप में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसके डिफरेंट फॉर्म कौन से हैं? तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ आ सकता है कि नॉइस, स्लिपरी फ्लोर, पुअर लाइटिंग, फायर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हैज़र्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास फिजिकल हैज़र्ड्स हैं। फिजिकल हैज़र्ड में यहाँ में हमारे पास क्या कहते हैं कि नॉइस आता है, स्लिपरी फ्लोर, पुअर लाइटिंग, फायर एटसेट्रा। तो नॉइस अगर कोई शोर वगैरह करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको काज कर सकता है, आपको जो है डिप्रेस कैसे कर सकता है, आपकी जो है नींद ख़राब कर सकता है। अगर कोई इस तरह का फ्लोर बना हुआ है कि वो स्लिपरी है, तो क्या होगा कि उसके आपके फॉल के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये आपके लिए एक हैज़र्ड है। स्लिपरी फॉल और आपके लिए एक हैज़र्ड है, और ये फिजिकल टाइप है। पुअर लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग सिस्टम सही नहीं है, आपको कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आपको जो है फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फायर, तो ये हमारे पास जो है फायर से आप जल भी सकते हैं, आप जो है और आपको इंजरी हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है फिजिकल हैज़र्ड्स में आता है। केमिकल हैज़र्ड्स में टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, फ्यूम, डस्ट एंड लिक्विड। हमारे पास कुछ डस्ट वगैरह या लिक्विड वगैरह के टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे पास जो है तेज़ाब वगैरह हो गया, तो ये केमिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास आता है। रेडिएशन, एक्सरे, गेमा रेज, माइक्रो अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये आपको पता है कि रेडिएशन हम में म्यूटेशन काज करते हैं, हमारे पास जो है एक कैंसर वगैरह काज करते हैं। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स मीन्स पोअर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन, वर्क फ्लो मेथड, मैनुअल हैंडलिंग एट्सेट्रा। अगर हमारे पास मीन्स अगर हमारे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स उसका ब्रेक सही से नहीं लग रहा, तो ये भी एक हैज़र्ड है। हमारे साइकिल वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह सही नहीं बना, या जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ पे कोई इस तरह का इशू है, या जो ट्रैफिक वगैरह यूज़ करते हैं उसका रूट सही नहीं है, तो ये डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं ये एर्गोनॉमिक्स हैज़र्ड्स में आते हैं। तो फिर साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में क्या आता है कि वर्कलोड ज़्यादा है, अगर किसी पर्सन पे जो है काम ज़्यादा है, काम डिप्रेस काम है, ज़्यादा घंटे उसे काम करना होता है, वो मेंटली टार्चर होता है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हो रही है, इग्नोरेंस हो रही है, नेग्लिजेंस, हरासमेंट किसी पर्सन की होती है, किसी पर्सन को उसकी अहमियत नहीं दी जाती, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, सेल्फ इस्टीम को उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। कहाँ पे जो है ख़तरे वगैरह का थ्रेट्स होता है, कोई टेंशन वाली जगह पे होती हैं, कहाँ पे किसी जगह पे सिक्योरिटी नहीं है पेशेंट की, तो इस तरह का पेशेंट जो है ये हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चला जाते हैं, और ये साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में आते हैं कि वो चीज़ जो आपके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काज करे तो वो साइकोलॉजिकल हैज़र्ड कहलाते हैं। बायोलॉजिकल में क्या आता है? इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट्स, बाइट, प्लांट, बर्ड्स, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कि अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम उसमें आते हैं, जिस तरह हमारे पास बर्ड्स वगैरह हो गया, कुछ बर्ड्स क्या है कि हमारे पास
इंसेक्ट्स हो गए कि जिस तरह बिच्छू वगैरह हो गया वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, स्नेक्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होती हैं, कुछ इस तरह के बर्ड्स होती हैं कि जो चोंच वगैरह के साथ आपको नुकसान पहुंचा सकता है जी। वो अपने जो है पाँव नाखून वगैरह के साथ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारे पास बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ये अक्सर जो है ईगल वगैरह जो है ये छोटों बच्चों को इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो मैदानी इलाकों वाले लोग होते हैं या पहाड़ी इलाकों वाले, वहाँ पे ये ईगल वगैरह जो है ये इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज अ complex process that involve identification, analysis and elimination of risk factor। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि जहाँ हमारे पास जो है पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पर्सन किस रिस्क को एक्सपोज हैं। उसके बाद हमने एनालिसिस करनी होगी कि ये रिस्क किस वजह से है, क्यों हो रहा है, किस एज के पर्सन को है, और उसके बाद फिर हमने एलिमिनेशन का सोचना होगा कि हाउ टू एलिमिनेट दिस रिस्क। फैक्टर इफेक्टिंग सेफ्टी, हमारे पास वो फैक्टर जो सेफ्टी को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें एज आता है, डेवलपमेंट, ओल्ड और यंग, कि हमारे पास जो है बूढ़े लोग जो होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने उसको जो है ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि कोई शख्स जो है वो ड्राइविंग वगैरह ज़्यादा तेज़ करता है, या कोई जो है पुअर हाइजीन है, या किसी लाइफस्टाइल जो है किसी पर्सन का कैसा है कि वो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरह पर्सन को जो है सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये उसके सेफ्टी को जो है इफ़ेक्ट करता है। मीन्स वो इतना सेफ नहीं रहता कि अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। मोबिलिटी स्टेटस, अगर कोई सी पर्सन को जो है उसके चलने में कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छे तरीके से नहीं चलता, लड़खड़ा के चलता है, या कोई जो है किसी का पाँव वगैरह टूट गया है, या कोई बूढ़ा है जो अपने बुढ़ापे की वजह से सही से नहीं चल सकता, तो वो हमारे पास सेफ्टी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर हमारे पास स्लिपरी फ्लोर वगैरह होगा तो वो पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होगा कि उसे हमारे पास फॉल ज़्यादा हो, उसे इंजरी ज़्यादा, उसे नुकसान ज़्यादा हो। सेंसरी परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई मेंटल लेवल एल्टर का कोई पर्सन है, या कोई जो है कोई ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है, या कोई जो है ज़्यादा क्या कहते हैं मस्ती वगैरह करने वाला शख्स है, या सेंसरी परसेप्शन किसी की ये है कि बाइक पे कुछ नहीं होता वो रेस वगैरह लगाता है, या कोई जो है उछलता कूदता वगैरह है, इधर उधर किसी चीज़ पे इतना सोचता नहीं है क्रिटिकली, तो क्या होता है कि उसकी सेफ्टी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और वो सिक्योर नहीं रहता उतना। सेफ्टी अवेयरनेस, अगर कोई शख्स जो है उसे सेफ्टी अवेयरनेस नहीं है, वो किसी कारखाने वगैरह में काम कर रहा है, वहाँ पे उसे पता नहीं है कि मैंने ख़ुद को किस तरह सेफ़ रखना होगा, इस पर्सन को किस तरह सेफ़ रखना होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास अक्सर जो देखा जाता है कि लोग हवाई फायरिंग वगैरह करते हैं, तो इन्हें सेफ्टी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि आप हवाई फायरिंग वगैरह तो करते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो गोली किसी और पे लग गई कहाँ पे, तो वो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पर्सन जो है ना तो ख़ुद सेफ़ रहता है, क्योंकि मशीन वगैरह जो गन वगैरह वो यूज़ करता है, तो वो असलहा वगैरह, तो उससे उसको ख़ुद भी नुकसान पहुंच सकता है और दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो सेफ्टी ज़्यादा होगी। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे जो है आप मेन स्विच वगैरह ऑफ़ करेंगे, तो यहाँ पे आप काम वगैरह करेंगे, तो आपने कनेक्ट होना है उन लोगों से जो मेन स्विच वगैरह के साथ हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ाती है तो आपकी सेफ्टी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हमारे पास कहाँ पे जो है हादसा वगैरह हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, तो आपने जो है अगर कम्युनिकेशन आपकी सही है, आपको पता है कि मैंने पुलिस को किस तरह जो है इन्फॉर्म करना होगा, मैंने एम्बुलेंस वगैरह को किस तरह इन्फॉर्म करना होगा, इमरजेंसी कॉल हमारे पास जो कि 1122 हैं, तो इस तरह की अगर कम्युनिकेशन आपकी सही नहीं है, ना आपको कॉल का नंबर का पता है, या आप जो है सिग्नल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आपकी सेफ्टी जो है इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इफ़ेक्ट होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अगर कोई शख्स जो है मेंटली प्रॉब्लम है, उसे कोई जो है मेंटल लेवल किसी का सही नहीं है, मीन्स पागल हैं, या मेंटल लेवल उसका थोड़ा बहुत एल्टर हो गए हैं, तो वो जो है उसकी सेफ्टी इफ़ेक्ट होती है हमारे पास। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज हेल्थी सेटिंग, होम एंड कम्युनिटी, हमारे पास कोई शख्स जो है किसी घर में होम वगैरह में रहता है या किसी कम्युनिटी वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है लोकेशन सही नहीं है, वहाँ पे सिक्योर नहीं है, तो इस तरह क्या होता है कि उस पर्सन की सिक्योरिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उस पर्सन की जो है इंतहाई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
अब यहाँ पे हम एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स में आते हैं, जिस तरह पॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, नेचुरल डिजीज़, वायलेंस, एक्सीडेंट। तो ये हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं। पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हमें काज करता है, एलर्जीज वगैरह काज होती है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक, आप ये तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या काम करता है, वो हमारे बॉडी को जो है इफ़ेक्ट करता है, वो हम उससे हमारे हाथ वगैरह जल भी सकते हैं, करंट लगने से डेथ भी होती है। रेडिएशन क्या काज करता है, रेडिएशन हमारे पास म्यूटेशन, कैंसर वगैरह काज करता है। नेचुरल डिज़ास्टर, हमारे पास फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, अगर कोई वायलेंस होती हैं या एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड में आते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर कोई जो है टेम्परेचर को है तो टेम्परेचर हमारे पास हीट क्राइसिस भी होते हैं, और ज़्यादा हीट से प्रॉब्लम ये होती है कि जो है पेशेंट्स की नॉर्मल पर्सन जो उसे इंतहाई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसे वो डिजीनेस स्टार्ट हो सकती है, नाक से खून बह सकता है। पॉइजन वगैरह अगर कोई यूज़ करता है तो वो तो हमारे पास केमिकल हैज़र्ड्स में आते हैं। मशीनरी वगैरह हैं, मशीनरी वगैरह को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, ट्रैक्टर वगैरह या इस तरह कोई हाई मशीनरी है तो वो भी जो है आप में इफ़ेक्ट प्रॉब्लम काज कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो भी क्या है, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को एक्सपोज है तो उसे इन्फेक्शन हो सकती है। ये जो जिस तरह आजकल हमारे पास कोविड वगैरह चल रहे हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कौन से हैज़र्ड्स हैं, हॉस्पिटल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स के मेन स्विच कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास लाइट वगैरह यूज़ होते हैं, डिवाइस वगैरह यूज़ होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी हुई है तो ये इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में आते हैं, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट दोनों के लिए हैज़र्ड्स हैं। उसके बाद रेडिएशन, कि अगर कोई शख्स जो है उसे कोई इस तरह ह्यूज प्रॉब्लम नहीं है तो उसने जो है ख़ुद को रेडिएशन को बार बार एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसने ख़ुद को रेडिएशन से बचाना चाहिए। मीन्स इस तरह के रूम वगैरह में अगर रेडिएशन वगैरह कहाँ पे एक्सरे वगैरह लेती हैं तो एक्सरे मशीन स्टार्ट करने से पहले जो है पे उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो उस रूम से निकलना चाहिए, ताकि पेशेंट तो खैर इफ़ेक्ट हैं लेकिन वो हेल्थ केयर जो है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट की तो मजबूरी होती है वो रेडिएशन तो उसको पास होने हैं कि उसके डायग्नोसिस वगैरह हो जाए। इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई इक्विपमेंट जो है हॉस्पिटल में हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, किस तरह कि अगर हमारे पास बीपी आपका काम, ब्लड प्रेशर मशीन आपका काम नहीं कर रहा, या आपकी व्हील चेयर में कोई प्रॉब्लम है, या जो है ईसीजी वगैरह मशीन में प्रॉब्लम है तो वो रिज़ल्ट आपको गलत देगा और आपको ख़ुद नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अगर कोई बेड वगैरह में प्रॉब्लम है तो फॉल हो सकती है, व्हील चेयर में कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट की फॉल हो सकती है। तो इक्विपमेंट जो है वो भी हमारे पास हॉस्पिटल हैज़र्ड्स में आते हैं। मर्करी स्पिल्स, अगर थर्मामीटर वगैरह टूट जाता है, वहाँ से मर्करी वगैरह बाहर आ जाती है तो ये क्या है, तो ये हमारे पास हॉस्पिटल हैज़र्ड्स में आते हैं। वर्क प्लेस वायलेंस, अगर हॉस्पिटल में जो है वायलेंस होती है, किस तरह के अक्सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है उसको फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सोशल वायलेंस उसे किया जाता है, उन्हें गाली दी जाती हैं। इस तरह जो है अक्सर पेशेंट के साथ जो है, कभी कभार कुछ पेशेंट के साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, तो ये सब जो है वर्क प्लेस वायलेंस में आता है। और ये हमारे पास एक हैज़र्ड्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सीडेंट, अगर हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट इस तरह हो जाते हैं, कोई पर्सन जो है फॉल हो जाती हैं, कोई पर्सन जो है गिर जाता है, तो ये हमारे पास जो है इंजरी और एक हॉस्पिटल हैज़र्ड है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़र्ड्स पढ़ने का मकसद ये है कि हम ये हैज़र्ड पढ़ लें और जब हम हेल्थ केयर सिस्टम में किसी भी पेशेंट वगैरह को ट्रीट करें तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेस भी हमारे पास हैज़र्ड हैं। नॉन स्टीराइल टेक्निक हम इन्हें यूज़ करने हैं कि इंजेक्शन सिरिंज वगैरह जो हैं वो स्टीराइल होने चाहिए। बॉडी मैकेनिक्स क्या है कि बॉडी अगर हम बेडिंग करते हैं या पेशेंट की पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं, व्हील चेयर पे उसे बिठाते हैं, व्हील चेयर से उसे बेड पे लेकर आते हैं, तो वहाँ पे जो है हमने
एक एहतियात करनी होगी, उसको एक अच्छे तरीके से सही प्रोटोकॉल के ज़रिए उसकी बेडिंग, उसकी पोजीशन वगैरह चेंजिंग करनी होगी। नीडल स्टिक इंजरी, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C एट्सेट्रा। तो नीडल स्टिक इंजरी से हमने पेशेंट्स को बचाना होगा ताकि उसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल प्रॉब्लम HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये ना हो। अक्सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो इस तरह केयर नहीं करते और फिर उन्हें प्रिक हो जाती हैं, जो कि अगर वो पेशेंट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से है, हेपेटाइटिस से या HIV वगैरह है, तो वो आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं और ब्लड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये पर्सन इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को एक्सपोज है या नहीं एक्सपोज। अ नर्स मस्ट असेस द इन्वायरमेंट फॉर एनी थ्रेट टू द क्लाइंट सेफ्टी, कि अगर क्लाइंट की सेफ्टी के लिए इन्वायरमेंट में कोई भी इस तरह की चीज़ें जो कि जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंट या हेल्थ के, जिस तरह पेशेंट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसकी सेफ्टी को ख़तरा है, तो वो हमने पहले एसेस करना होगा। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, हम इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो है पर्सन को कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं कि वो जो है गिर सकता है या उसको जो है मोशन में, मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है या जो है उसको मेंटल लेवल उसका अल्टर है, तो ये रिस्क फैक्टर हमने एसेस करने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे। होम हैज़ार्ड असेसमेंट, कि अगर हमारे पास पेशेंट घर पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन से हैज़ार्ड होते हैं, अगर कोई जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसके साथ नियर लगी हुई है या जो है उसके मीन्स इस तरह घर में कोई पानी वगैरह, तालाब वगैरह हैं जो आपको ज़ाहिर हो कि ये रात में इसको फॉल कर सकता है, या जो है उसका घर ऊंचाई पे है या उसका बेड इंतहाई हाइट, उसकी बेड की हाइट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जो है ये होम हैज़ार्ड है और ये हमने एसेस करने होंगे। मेडिकेशन आर अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, हाँ, और उसकी मेडिकेशन कौन से है, किस किस टाइम हमने मेडिकेशन देनी है और मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होंगे, तो अगर वो जो है ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करेगा तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये सब चीज़ें हमने एसेस करनी है और फिर पेशेंट को जो है बतानी है। जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर पेशेंट सेफ्टी कौन कौन से होने चाहिए। गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, कि जिस वार्ड में पेशेंट एडमिट होता है तो आपने पहले उसको ओरिएंटेशन देनी है। ओरिएंटेशन ये कि उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे मैं लाइट ऑन ऑफ कर सकता हूँ, अपने लिए जो है यहाँ पे वॉशरूम जो है, वॉशरूम ये है, वॉशरूम की लाइट ये है, मैंने इस वार्ड में इस तरीके से रहना है, यहाँ पे नर्सिंग काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, तो उसे जो भी प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकेगा। एंश्योर द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, तो बेसिक नीड जो पेशेंट्स के हैं कि ऑक्सीजन है, अगर वो जो है उसे ऑक्सीजन की कमी है तो आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा। न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से न्यूट्रिशन अगर नहीं ले सकता या उसे कौन कौन सी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। टेम्परेचर मीन्स उसके कमरे को हवादार रखना चाहिए, मीन्स गर्मी, अगर उसे गर्मी हो रही है तो पंखा वगैरह चलाना चाहिए ताकि उसके बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल रहे, सर्दियों में हीटर वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं ये हमने प्रोवाइड करनी होगी। प्लेस अ कॉल बेल व्हेन विद इन रीच ऑफ द पेशेंट के रीच में एक कॉल बेल हमने लगानी होगी ताकि उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल बेल दबा सके। हैव प्रॉपर लाइटनिंग इन द रूम में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि जो है पेशेंट जो है वो एक्टिव रहे, ताकि पेशेंट मीन्स बिस्तर से उठे जागे इधर उधर जाए तो जो है उसे सब कुछ सही तरीके से नज़र आए, साइकोलॉजिकल या मेंटली वो जो है नॉर्मल रहे। कीप द बेड लॉक्ड एंड इन लो पोजीशन, उसके बेड जो है वो लॉक होने चाहिए और उसकी पोजीशन ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए ताकि फॉल का ख़तरा कम हो, अगर किसी वजह से फॉल भी हो तो उसके जो है हमारे पास प्रॉब्लम कम हो। तो ये हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर है। यूज़ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, हैंड वॉशिंग खुद करने होंगे, पेशेंट को भी आपने इंस्ट्रक्ट करना होगा कि वॉशरूम से आप पहले आप बाद में आपने हैंड वॉशिंग करनी है, आपने जो है सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना होगा। इन्फेक्शन कंट्रोल, आपने इन्फेक्शन से जो है ख़ुद को बचाना होगा। प्लेस ऑल इक्विपमेंट विद इन ईजी अप्रोच में तमाम इक्विपमेंट आपने रखने होंगे कि हमारे पास जो है इमरजेंसी में उनकी जब ज़रूरत पड़ती है, BP अपरेटस हो गया, हमारे पास जो है ECG वगैरह हो गई, तो आप जो है उसको रसाई हासिल कर
कम टाइम में। यूज़ रिस्ट्रेन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर पेशेंट जो है हमारे पास एबनॉर्मल है तो हमने उसको रिस्ट्रेन करना होगा, बांध सकते हैं हम उसको बिस्तर वगैरह के साथ, बेड वगैरह के साथ। और अब ये आगे हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं कि रिस्ट्रेन हम क्यों करते हैं, कैसे करना होगा। प्रोवाइड क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्लान, हम जो भी प्रोसीजर करें तो वो एक्सप्लेन करें उस पर्सन को कि हमारे पास ये प्रोसीजर होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे, एडवर्स इफेक्ट ये होंगे, ये इतने टाइम का ऑपरेशन होगा, आपके पास आपके साथ ये किया जाएगा, फाइनेंशियल आपका इतना बिल आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमने पेशेंट के साथ डिस्कस करनी होंगी। आंसर द कॉल बेल ऑन टाइम, जब भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अगर कॉल बेल दबाए, घंटी दबाए, तो आपने टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। यूज़ आइसोलेशन प्रिकॉशन वेयर एप्लीकेबल, अगर हमारे पास आइसोलेशन है और पेशेंट जो है उसको इस तरह डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल है तो हमने उस पर्सन को आइसोलेशन में रखना होगा। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी वेल फिटिंग फुटवेयर तो आपने उसको इस तरह चप्पल पहनने या जूते अपने शूज़ उसको इस टाइप के देने होंगे जो स्लिपरी ना हो, कंफर्टेबल हो उस पर्सन के लिए, फिटिंग हो, मीन ज़्यादा खुले या बड़े साइज़ के जब आप जूते देंगे तो वो फॉल का ख़तरा ज़्यादा होगा। कीप फ्लोर सरफेस क्लीन एंड ड्राई, आपने फर्श को क्लीन और ड्राई रखना होगा, साफ़ रखना होगा ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ड्राई इसलिए होगा क्योंकि वाटर वगैरह के साथ फिर हमारे पास फॉल स्लिप वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंश्योर 6 राइट ऑफ पेशेंट, हमने पेशेंट के 6 राइट को एंश्योर करना होगा। अब 6 राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते वक्त हमने देखना होगा राइट पेशेंट, किस पेशेंट को कौन सी केयर चाहिए, कौन से मेडिकेशन जो है किस पेशेंट को चाहिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि ये पेशेंट हैं, तो राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट मेडिसिन होनी चाहिए। आप जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को देते हैं तो वो प्रिस्क्राइब होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन को इस मेडिसिन की जो है ज़रूरत है। राइट डोज होना चाहिए, डोज आपका राइट होना चाहिए, ज़्यादा या कम आपने नहीं देना। राइट टाइम पे आपने जो है वो देना होगा कि कोई ड्रग्स वगैरह जो है वो सुबह को है, सुबह आपने देना होगा, खाने से पहले जो है उस खाने से पहले, खाने के बाद में। जिस तरह हमारे पास एलर्जिक वगैरह जो है वो हम रात को देते हैं क्योंकि उसमें जो है वो नींद वगैरह होती है तो उसकी वजह से जो है हमने वो रात को देते हैं, क्योंकि अगर दिन को इस तरह के ड्रग वगैरह हम यूज़ करेंगे तो पेशेंट में अगर कहीं पे उसे जो है गनूनगी वगैरह आ गई तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास राइट टाइम पे मेडिसिन देने हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन, और फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन भी करना है कि हाँ मैंने इस पेशेंट को इस टाइम ये इंजेक्शन लगाया, क्योंकि फिर आपसे नेक्स्ट जो है कोई उसको केयर प्रोवाइड करे तो उसे पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को जो है ये इंजेक्शन इस टाइम पे लगा हुआ है। प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी, अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स वाले हो गए, टेक्नीशियन वगैरह, उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना होगा। अवेयरनेस अबाउट स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड जो है केयर की जो पॉलिसी है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है नो द इमरजेंसी फ़ोन नंबर लाइक फायर सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस, हमें इमरजेंसी फ़ोन नंबर का पता होना चाहिए कि अगर कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे जो है फायर हो रहा है, वहाँ पे जो है कोई और टाइप की इमरजेंसी वगैरह आ रही है तो क्या होगा कि हमें इमरजेंसी नंबर का पता होगा और हम जो है उस पर फायर ब्रिगेड वगैरह को जो है बुला सकते हैं। वैक्सीनेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, हेपेटाइटिस बी वगैरह की, क्योंकि किसी भी टाइप आपको प्रिक वगैरह हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो आपको जो फिर हेपेटाइटिस वगैरह नहीं होगा। यूज़ ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमने यूज़ करने हैं, जिस तरह हैंड वॉशिंग हो गए, ग्लव्स हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो हमारे पास आता है गाउन हो गया, ग्लव्स हो गए, फेस शीट हमारे पास आते हैं, मास्क वगैरह आते हैं, तो ये सब जो है हमने अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमें पता होने चाहिए। डू नॉट रिकैप द नीडल को रिकैप नहीं करना, डायरेक्ट हमने नीडल को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम रिकैप करेंगे तो वो हमारे पास हो सकता है कि वो कोई और पर्सन जो है वो उसे यूज़ करे, तो हमने नीडल को रिकैप नहीं करना, डायरेक्ट डिस्कार्ड करना होगा। यूज़ ऑफ डेंजर बॉक्स हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है इमरजेंसी के वक्त हम उसको यूज़ करें, कि जो डेंजरस बॉक्स में हमारे पास इमरजेंसी चीज़ें होती हैं तो कभी किसी भी वक्त में इमरजेंसी आती हैं तो हम वहाँ से जो है ड्रग्स वगैरह होते हैं डेंजर बॉक्स में, जो कि मीन्स
डेंजर बॉक्स में हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं जो इमरजेंसी में यूज़ होते हैं कि फायर को किस तरह मीन्स बुझाना है, इस तरह की चीज़ें, तो वो हमने यूज़ करना होगा। और हमारे पास बॉक्स जो हैं वो नीडल वगैरह डिस्कार्ड करने के लिए भी यूज़ होते हैं, तो वो भी हमारे पास होने चाहिए ताकि हमारे पास यूज़ नीडल वगैरह जो है वो हम उसी टाइम पे डिस्कार्ड कर सके। यूज़ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर रखना होगा। हमारा जो है कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं या किसी पेशेंट को जो है बेडिंग वगैरह करते हैं तो हमारे बॉडी मैकेनिक्स वगैरह जो है वो सही होना चाहिए। जिस तरह CPR वगैरह हम करते हैं तो वो जब जहाँ पे भी हो हमने बॉडी मैकेनिक्स एक ख़ास पोजीशन, हमने हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिक पोजीशन जो वो हमने बरकरार रखनी होती है। लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, हमें इक्विपमेंट के प्रॉपर यूज़ का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करें, हमें जो है उसके इस्तेमाल का पता ना हो तो हम ख़ुद को भी प्रॉब्लम डेंजर में रखेंगे और पेशेंट को भी हमारा जो है उसको भी नुकसान होगा। नीडल स्टिक इंजरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सपोजर फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल that may cause blood-borne disease such as hepatitis AIDS. Always plan safe handling and disposable of needle before beginning the procedure। क्या है कि नीडल प्रिकिंग हमारे पास अक्सर होती हैं तो उसमें क्या है कि आपको ब्लड बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा काज होते हैं, एड्स हो गए, हेपेटाइटिस वगैरह हो गए, तो आपने जो है नीडल को हैंडलिंग के वक्त जो है आपने उसका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एरर और इंजरी complete an incident report according to the policy and inform the supervisor। अगर किसी आपसे कोई गलती वगैरह होती है, कोई इंसिडेंट वगैरह होते हैं तो हमने इंसिडेंट रिपोर्ट लिखना होगा। इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह का जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गलती वगैरह हो जाती है, किसी इमरजेंसी चीज़ या किसी चीज़ की इंसिडेंट हो जाती है, कोई डेंजर वगैरह, तो हम जो है उसका एक वो इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे पास सबूत होता है कि इस टाइम ये प्रॉब्लम हुई। स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न इन हॉस्पिटल में स्पेसिफिक सेफ्टी हमने किन किन चीज़ों से जो है सेफ़ रखना होगा ख़ुद को और हेल्थ हमारे पास पेशेंट्स वगैरह को। द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट हिज और हर क्लाइंट फ्राम वेरियस काइंड ऑफ हैज़र्ड। ये नर्स की एबिलिटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैंने जो है डिफरेंट पेशेंट्स को जो है किस तरह बचाना है हैज़र्ड्स वगैरह से। फॉल आता है फेमिलराइज द क्लाइंट विद इन्वायरमेंट, teach the client how to use the call bell, keep the bed in low position with brakes locked, provide non-slippery footwear, toilet should have safety bars for weak patient। क्या है कि हमारे पास जो है पर्सन को इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, लाइटनिंग की आपने सही सिस्टम लगाना होगा, कहाँ पे स्टेयर वगैरह हैं, या हमारे पास जो है फर्श वगैरह जो है वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, फुटवेयर शूज़ वगैरह जो है वो पेशेंट के सही होने चाहिए। वो वॉशरूम वगैरह जो यूज़ करते हैं तो उसमें जो उसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए कि वॉशरूम का जो है फ्लोर जो है वो स्लिपरी ना हो, वहाँ पे जो है गर्म ठंडा पानी वगैरह सब कुछ जो हमारे पास है, तो वहाँ पे जो है कोई इस तरह की चीज़ मीज़ टाइल वगैरह नहीं लगे कि वहाँ पे फॉल वगैरह का इंजरी ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास जो है फॉल के रिस्क हैं और हमने इस तरह पेशेंट को जो है सेफ़ रखना होगा, सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद रिस्ट्रेन पे आते हैं। ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द अटेंडेंस, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ। हमने इन्फॉर्म कंसेंट लेना होगा पेशेंट्स की फैमिली से ताकि हम रिस्ट्रेन करें। रिस्ट्रेन कहते हैं पेशेंट को बांधना, उसके हाथ पाँव जो है वो हम बांध लेते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास एब नॉर्मल होते हैं, जो हमारे पास फिट्स वगैरह के या मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं साइकाट्रिक, तो हम उसको रिस्ट्रेन करते हैं। लेकिन रिस्ट्रेन करने से पहले हमने इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है, हमने पेशेंट की फैमिली से जो इजाज़त लेनी होती है। ये हमारे पास बेल्ट के फॉर्म में भी होता है, ये जहाँ पे नज़र आ रहा है, या हमारे पास जो है कपड़े के फॉर्म में होता है। अप्लाई टू सच अ वे नॉट टू इम्पेयर ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, हमने रिस्ट्रेन करना है। अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को हमने बांधना है उसके बेड वगैरह से, तो इस तरह बांधेंगे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो वो नॉर्मल रहे। ऑलवेज टाई अ लिम्ब रिस्ट्रेन विद नॉट दैट विल नॉट टाइटन व्हेन पुल। और हमने जो है उसको मीन्स उसके पाँव वगैरह को अगर हम बांधते हैं तो वो इस तरह बांधना चाहिए कि वो पेशेंट थोड़ी बहुत जो है उससे मूवमेंट कर सके।
साइड रेल्स क्या हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये साइड रेल्स कहलाते हैं, जो बेड के साइड्स पे होते हैं। जो हमारे पास पेशेंट प्रॉब्लमेटिक अगर हो तो वो साइड रेल्स हम इस तरह ऊपर कर देते हैं, या नॉर्मल पेशेंट जो हमारे पास होता है तो साइड रेल हम नहीं उठाते। तो साइड रेल्स क्या हैं, ये हमारे पास हेल्प टू इंक्रीज पेशेंट मोबिलिटी व्हेन ऑन बेड। क्या है कि पेशेंट जो है वो ओपनली इधर उधर करवट बदल सकता है, उसकी मोबिलिटी जो है उधर उधर पाँव हाथ मार सकते हैं, क्योंकि गिरने का खतरा उसे नहीं होता, उसके साइड पे जो है साइड रेल्स लगे हुए होते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट फॉल ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या जो हमारे पास साइकाट्रिक प्रॉब्लम वाले होते हैं, तो उसका फॉल जो है वो कम होता है इस तरह बेड से। व्हेन साइड रेल्स आर यूज देन बेड शुड बी मेंटेन एट लोवेस्ट पोजीशन। और जब हम साइड रेल यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स क्या है कि पेशेंट्स का बेड जो है वो लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का बेड जो है वो ज़्यादा ऊंचा होगा, अगर पेशेंट की फॉल अगर हो गई तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट्स के लिए। फायर पे आते हैं। होम फायर मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम केयरलेस डिस्पोजल ऑफ सिगरेट, माचस या मैच, फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग। क्या होते हैं कि घरों में हमारे पास अक्सर गलती हो जाती है, कोई सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं, केयर नहीं करता, या माचिस वगैरह, तो क्या होता है कि उस जगह पे आग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह फिर उसके पूरे घर वगैरह को जो है आग लग जाती हैं। इन हॉस्पिटल यूजुअली फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। हॉस्पिटल में यह फायर कब होगी कि जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे जो हमारे पास फायर लगने के चांसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर अलार्म एक्सटिंक्शर एंड हाइड्रेंट सिस्टम इन एवरी एरिया। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि फायर अलार्म के कहीं पे फायर हो रही है तो उसे घंटी वगैरह का पता चल जाए, या हमारे पास फायर एक्सटिंक्शर हो गया, आग बुझाने वाला आला, या वाटर वगैरह सिस्टम, तो ये चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में पहले से मौजूद होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर एग्जिट डोर। और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह इमरजेंसी डोर होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी वगैरह हो तो आप उस जगह से निकल सके, फायर वगैरह अगर आपके ऑफिस में हो। वंस द स्मोक इज डिटेक्टेड द नर्स शुड फॉलो द निमोनिक्स रेस्ट फॉर अदर। अगर पेशेंट में जो है वो उसमें स्मोक वगैरह जो है डिटेक्ट हो जाती हैं, तो पेशेंट ने क्या, नर्स ने एक निमोनिक जो है रेस वो यूज़ करना होगा। तो रेस निमोनिक्स हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। ऑल नर्सिस क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन शुड नीड नो द स्टेप व्हेन दे देमसेल्फ कैच फायर, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल फॉर असल। अगर हमारे पास फैमिली मेम्बर को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या करना होगा। तो इससे पहले हम रेस पढ़ते हैं, जो निमोनिक्स हमने पढ़ लिया कि इस हम क्यों होता है कि ये हम जो है स्मोक अगर किसी पर्सन में डिटेक्ट हो जाए तो उसको हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना होगा। रेस्क्यू इफ एरिया इज सेफ टू इंटर टेक आउट द क्लाइंट। कहें कि हमने पहले जो है पे पर्सनस को जो है एक रेस्क्यू करना होगा, एक महफूज जगह पे पहुंचाना होगा। उसके बाद हम अलार्म हमने ऑन रखना होता है कि कहीं पे भी जो हमारे पास स्मोक वगैरह होती है तो अलार्म के ज़रिए में पता चल जाए। कन्फाइन, हमने पेशेंट को कन्फाइन रखना है, क्या कि कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग ऑल, के अगर कहीं पे फायर वगैरह हैं तो हमने उस जगह के डोर वगैरह सब कुछ बंद करने चाहिए, ताकि वो फायर जो है वो साइड वाले रूम या साइड वाली जगह पे जो है ट्रांसफ़र ना हो जाए। और एक्सटिंक्शन हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंक्शन के, जब हमारे पास आग वगैरह अगर लगी है तो हमने फायर एक्सटिंक्शन यूज़ करना होगा जो आग बुझाते हैं हमारे पास। अगर किसी पर्सन को खुद आग लग जाती है तो उसने क्या करना होगा, ड्रॉप, पहले तो उसने ज़मीन पे लेटना होगा, उसके बाद वो पहले तो वो स्टॉप, वो जहाँ पे है जिस जगह पे है तो वो स्टॉप कर दे एक किसी जगह पे। उसके बाद जो है ज़मीन पे लेट जाए, इधर उधर करवट बदले, इधर उधर रोल करे, ख़ुद को फ्रंट बैक रोल करे, ताकि क्या है कि उसका जो आग है वो बुझ सके। और रोल ओवर एंड बैक एंड फोर्थ, क्या है कि आप ख़ुद को ज़मीन पे गिरा दे, नॉर्मली आंखों वगैरह का ख्याल करे और इधर उधर ख़ुद को रोल करे, तो फिर जब आप रोल वगैरह करेंगे तो वो फायर जो है वो बुझ जाती है। इलेक्ट्रिक हैज़र्ड्स कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वायर शुड बी ग्राउंडेड इन गुड वर्किंग ऑर्डर, डू नॉट प्लेस वायर अंडर द कारपेट और फ्लोर, नो लूज वायर आर कनेक्शन, ग्रेस द प्लग नॉट द कार्ड वाइल अनप्लगिंग। कहें कि हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर हैं वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। कारपेट के नीचे से हमने उन्हें नहीं गुजारना चाहिए। वो कई जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वायर काटे ना हो, हमारे पास लूज कनेक्शन वायर का ना हो। अगर जब भी हम जो है स्विच शू वगैरह को जो उसको ट्रीट करें तो उसको जो है वायर से हम ना खींचे, बल्कि हम उसको इस प्लग से खींचे। इस प्लग से जो हम शू को जो है खींचे। और कीप ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है चीज़ें हैं वो हमने बच्चों की पहुंच से जो है दूर रखने हैं। पॉइजन लुक लाइक पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट इन मेडिसिन एज वेल, अवॉइड स्ट्रांग टॉक्सिक एजेंट इन फूड कंटेनर। क्या है कि हमारे पास ये स्ट्रांग पॉइजनस एजेंट हैं जो कि हमारे पास कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या करना होगा कि हमने पॉइजन वगैरह जो है उसको खाने की चीज़ों के साथ नहीं रखना होगा। दूसरा, उस पर स्टिकर हमारे पास हर टाइम हो कि ये इस टाइप की जो है प्रॉब्लम हमारे पास है। डू नॉट कीप पॉइजनस प्लांट एट होम। पॉइजनस प्लांट वगैरह जो है अपने होम पे ना रखें। पॉइजन, क्योंकि ये हमारे पास पॉइजन वगैरह अगर उसने रिलीज़ किए, पॉइजन इम्पेयर द फंक्शन। पॉइजन क्या काम करता है? रिस्पिरेटरी फंक्शन आपके ख़राब कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तबाह हो जाता है। जीआई ट्रैक्ट तो है वो तो आपका वैसे भी म्यूकस वगैरह सब कुछ जल जाता है। रेनल फेल्यूर वगैरह हमारे पास काज करता है। लाइटनिंग क्या है कि हमने प्रॉपर लाइटनिंग करनी होगी पेशेंट को, ताकि उससे जो है अगर वो सोना चाहे तो हमने लाइट डिम, वो ख़ुद अपने लिए लाइट डिम कर सके, या हमने उसको लाइट डिम करनी होगी। दिन को जो है वो सही लाइटनिंग हो, सुबह सवेरे जो है वो लाइटिंग सिस्टम उसका अच्छा हो, ताकि उसका फाल ना हो। वो वॉशरूम वगैरह या हमारे स्टेयर वगैरह जहाँ पे जो है लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमने जो है लाइट प्रोवाइड करना होता है। बाथरूम वगैरह हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि उसमें टाइल वगैरह ऐसे ना हो कि वो पेशेंट जो वो स्लीपिंग के चांसेस हो। डू नॉट यूज़ स्लिपरी मटेरियल हमने यूज़ नहीं करने होंगे फ्लोर वगैरह में। नॉन स्लिप वेल फिटिंग फुटवेयर, हमने ऐसे शूज़ वगैरह यूज़ करने होंगे जो वेल फिट हो हमारे पास, मीन्स खुले ना हो, जिसमें फाल वगैरह कम हो। कीप द सरफेस क्लीन, सरफेस को क्लीन करना, ड्राई रखना। शुड हैव गुड लाइटनिंग सिस्टम हमारे पास गुड होना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम हमने पेशेंट्स वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज़ फॉलिंग अस्लीप वाइल इग्निशन सोर्स वाज बर्निंग। क्या है कि हमारे पास सिक्योरिटी, हमने खुद सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखना होगा कि जब हम सोएं तो जो चीज़ आग पकड़ने वाली होती है, आग वाली चीज़ होती है, गैस वगैरह होती है, तो वो हमने क्या है स्मोक वगैरह वो हमने बुझाना होगा सोने से पहले, लेकिन हम गलती कर लेते हैं। स्मोक डिटेक्ट शुड बी इंस्टॉल्ड, वो मशीन जो स्मोक को डिटेक्ट करे वो मशीन हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए। लीड हमारे पास जो है लीड शुड नॉट बी यूज इन हाउस पेंट में लीड यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि फायर वगैरह के दौरान लीड हमारे पास फ्यूम रिलीज़ करता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशली गैस वॉल शुड बी क्लोज बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले जो है हमने गैस वॉल वगैरह, गैस सिलेंडर जो बटन वगैरह वो सबको ऑफ करना होता है। और हमारे पास जो है हाउस को जो है उसको सिक्योर रखना होता है, महफूज रखना होता है। तो ये हमारे पास छोटा सा यूनिट था सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट का। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।